नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एसएनडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ और आप सभी मस्ती में पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पिछले जो भी वीडियो था वो देख लिए होंगे, तभी आपका जो स्टोरी चल रही है हिस्ट्री का वो आपको कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में जब तक कहानी को रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है इतिहास जो है एक मैंने चैप्टर जो है हर चैप्टर को कनेक्ट करके मैं बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसके पीछे वाले जितना भी वीडियो है वो चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे का जो भी इसमें चैप्टर कराया जा रहा है वो समझ में आए। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को गांव, शहर और व्यापार के बारे में बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा कि गांव, शहर और व्यापार, ठीक है, जब मौर्य काल का डिक्लाइन हो रहा था तो वहाँ पे कुछ स्थानीय जो शासक था वो उदय हुआ। वहाँ पे स्थानीय शासक का उदय होने लगा था। कुछ विदेशी शासक थे जो इंडिया में आने लगे थे और कुछ जो साउथ इंडियन के कुछ शासक थे, माने कि तीनों तरह का जो वहाँ है कहानी अलग अलग चल रही थी। इस चैप्टर में हमने देखा था कि गांव और शहर, व्यापार, इन सभी के बारे में कुछ कुछ जो है जानकारी हमें मिलती है। वो कैसे मिलती है, तो गांव का जो है ग्रो होने लगा था। गांव में जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, एग्रीकल्चर पर बल दिया गया था गांव में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि गांव में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर बल दिया गया था। और एग्रीकल्चर में भी हमने क्या देखा था कि लोहे के औजार पर बल दिया गया था और सिंचाई पर बल दिया गया था, ठीक है। लोहे के औजार में अगर बात करें तो कुल्हाड़ी की और आयरन का जो पुलाव होता है यानी कि फाल होता है उस पर बल दिया गया था। सिंचाई की अगर बात करें तो कुएं की, नहर की, है ना, कृत्रिम जलाशय, तालाब, इन सभी को यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है। अगर शहर की बात करें तो शहर में हम लोग को क्या पता चलता था, शहर में कहाँ से पता चली, तो शहर में हमें पता चलती थी कहानी से, शास्त्र से, पुरातत्व और यात्री से, इन सब चीज़ों से शहर के बारे में पता चलता था, ठीक है। अगर हम गाँव की बात करें, गाँव में कौन कौन रहते थे, तो गाँव में दो पार्ट में, माने कि उत्तरी उपमहाद्वीप में और दक्षिणी उपमहाद्वीप में, ये दोनों उपमहाद्वीप में क्या होते थे कि 3 प्रकार की लोग रहा करते थे। गांव में जो है 3 प्रकार की लोग रहा करते थे, ठीक है। जो बड़े लोग होते थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। ये उत्तरी महाद्वीप में, ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सा में, ठीक है। उसी चीज़ को दक्षिणी हिस्सा में क्या बोला जाता था, बड़े भूस्वामी को बिलल्ला बोला जाता था। क्या बोला जाता, बिलल्ला बोला जाता, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे फिर एक कृत्रिम स्वतंत्र कृषि भी हुआ करता था जिसको गृहपति बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद जिनके पास जमीन नहीं हुआ करता था, जिनके पास जमीन नहीं होता था, वो दूसरे के जमीन पर काम करते थे, उनको दास कर्मकार कहा जाता था। ये सब किसका है, ये उत्तरी हिस्सा में हमने बताया था। फिर दक्षिणी हिस्सा में बताया था कि जो जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि होता था उनको बिलल्ला बोला जाता था, है ना। और जो हलवाहा होता था, है ना, जो हल जोतते थे उनको बोला जाता था उनवार बोला जाता था। जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होता था, जो भूमिहीन होते थे, उनको क्या बोला जाता है, जो मजदूर होते थे उनको कदैसियार बोला जाता था, दास कैडिसियार बोला जाता था, ठीक है, आदिमई बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी किसके बारे में, उसके बाद हमने बात करी थी शहर के बारे में, ठीक है। शहर जो है अनेक गतिविधियों का केंद्र था, है ना। तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है, तो स्टोरी से पता चलता है ना, शास्त्र से पता चलता है, पुरातत्व और यात्री से पता चलता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। जो कैसे वहाँ पे ये होता है। सिटी के बारे में हमने और चीज़ें भी पढ़ी थी, जो मथुरा सिटी है उनके बारे में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, बात कर रहे हैं शिल्प और तथा शिल्पकार के बारे में, ठीक है। बात किसके बारे में कर रहे हैं, शिल्प और शिल्पकार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम यह बात कर रहे हैं कि शिल्प और शिल्पकार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो क्राफ्टमैन था, है ना, जो शिल्पों के नमूने बनाते थे वो यहाँ पे 2 तरीके से होता था, ठीक है। एक तो मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे, है ना। एक क्या होता था कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें क्या उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ये पात्र मिलता था वो उत्तरी भाग में मिलता था, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलता था, ठीक है। और दूसरी तरीके का यहाँ पे होता था क्या, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का उत्पाद होता था। दूसरा जो है कपड़ों का उत्पाद यहाँ पे महत्वपूर्ण था। कपड़ों का उत्पाद, यह सब चीज़ें जो है
हमें पुरातत्व के शिल्प के नमूने से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? पुरातत्वों से, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने से मिले हैं। ठीक है, अब बात करें क्राफ्ट पर्सन की, है ना। अब क्या बात करें? क्राफ्ट पर्सन की, जो अनेक शिल्पकार और व्यापार जो हैं अपने संघ बनाने लगे थे। ठीक है, अगर क्राफ्ट पर्सन की बात करें तो क्राफ्ट पर्सन में कौन कौन थे? लोहार थे, है ना। उसके बाद जो बर्तन बनाने वाले पोटर थे। ठीक है, उसके बाद कारपेंटर थे, वीवर थे। इन सब चीज़ें जो है, ये सब जो पर्सन है ये कौन थे? क्राफ्ट पर्सन थे। ठीक है, अब श्रेणी की बात करें, संघ की बात करें, है ना, तो संघ जो है वो कैसे उनका काम होता था? संघ कैसे उनका काम होता था? देखिए, अनेक जो शिल्पकार और व्यापारी थे ये अपना अपना संघ बनाने लगे थे, जिनको श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, अपना अपना संघ बनाने लगे थे, जिनको क्या बोला जाता है? श्रेणी बोला जाता है। और ये जो श्रेणी है, इन श्रेणी का अलग अलग अपना अपना काम होता था। ये कैसे काम करते थे? पहला नंबर की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते थे, प्रशिक्षण देते थे। क्या करते थे? पहले प्रशिक्षण देने का काम करते थे। ये जो शिल्पकार है वो श्रेणियों का प्रशिक्षण देने का काम करते थे। दूसरा, जो कच्चा माल है ना, कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम किया जाता था। ठीक है, जो कच्चा माल उपलब्ध कराना है वो भी काम था श्रेणी का। ठीक है, उसके बाद तीसरा, जो तैयार माल है उनका वितरण करना है। जो तैयार माल है उनका क्या करना है? वितरण करना है। ठीक है, उसके बाद और व्यापार का क्या काम था कि जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। ठीक है, और श्रेणियों में बैंक के रूप में काम करती थी। श्रेणियां जो हैं बैंक के रूप में भी काम करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा क्या हो? जमा हो सके, लोग जो है वहाँ पे पैसा जमा कर सके। और इस धन का जो निवेश लाभ के लिए किया जाता था, इसका जो निवेश है किसके लिए? लाभ के लिए किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? उनसे जो लाभें मिलती थी कुछ हिस्सों में जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ या आदि धार्मिक जो है संस्थानों में दे दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका? ये था आपका, अब हम बात करते हैं अरिक्कामेडु का, है ना। अरिक्कामेडु का बात करते हैं तो अरिक्कामेडु कहाँ है? पुडुचेरी में अरिक्कामेडु है। और ये जो लगभग है 2200 से 1900 साल पहले अरिक्कामेडु में एक क्या पतन था? अरिक्कामेडु एक पतन था, यानी कि एक पोर्ट था। ठीक है, एक क्या था? एक पोर्ट था, जहाँ से क्या हो जाता था? जहाज़ों से सामान को उतारा जाता था। इस पोर्ट से, अरिक्कामेडु एक पोर्ट था, वहाँ से दूर दूर से जो आए जहाज होते थे उनसे सामान क्या होते था? उतारा जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ ईंटें से बना एक ढांचा मिला है, जो गोदाम, यहाँ पे गोदाम रहा है। ठीक है, ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जैसा माना जाता है कि क्या ये गोदाम रहा होगा। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे कुंड मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? एक छोटे छोटे कुंड मिले हैं। ठीक है, छोटे छोटे कुंड मिले हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। ये पात्र में, इस पात्र में जो एम्फोरा जैसा पात्र मिला है, इस पात्र में शराब या तेल जैसा पदार्थ रखा जा सकता है, ऐसा पात्र मिला है। ठीक है, इनमें दोनों तरफ से क्या पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ अरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, इन्हें जो है इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे जो है मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मतलब कि ये जो है एरेटाइन, ये जो पात्र है कैसे बनाया जाता था? तो इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर क्या किया जाता था? बनाया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए जैसे ये अभिलेख आपको दिया हुआ है, ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है इसमें जो क्या है? इसमें अभिलेख मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अभिलेखित जो है ये मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ये जो अभिलेख लिखी हुई है ये ब्राह्मी लिपि में मिली हुई है। ठीक है, प्रारंभ में जो है तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन जो है रोम का था। जिनका डिजाइन कहाँ का था? कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे जो है यहीं बनाए जाते थे। कहाँ पे बनाए जाते थे? यहीं। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। कहाँ पे? अरिक्कामेडु में। अरिक्कामेडु में क्या मिला है? रोमन लैप भी मिले हैं, शीशा के बर्तन भी मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। ठीक है, कुछ रोमन डिजाइन मिले हैं, ये सब चीज़ें अरिक्कामेडु में मिले हैं। ठीक है, साथ ही छोटे छोटे कुंड में मिले हैं, ये सब हम बता दिए। ठीक है, जो संभवतः कपड़े की रंगाई का पात्र
रहे होंगे। ये जो कुंड मिले हैं इनको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये कपड़े की रंगाई होती थी उसका पात्र रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर जो है, पत्थर से जो मनके बनते थे यानी गहने बनाए जाते थे, उनको बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? अरिक्कामेडु में। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको अरिक्कामेडु में आपको देखने को मिला। अरिक्कामेडु पुदुचेरी में है। ठीक है, एक पतन था यानी कि एक पोर्ट था। ठीक है, अरिक्कामेडु एक पोर्ट था जहां से सामानों से, जहाजों से क्या किया जाता था? सामान को उतारा जाता था। ठीक है, ये जो है ईंटों से बना एक ढांचा होता था। अरिक्कामेडु एक ईंटों से बना एक जो पतन था, ये ईंटों से बना एक ढांचा होता था जो एक गोदाम जैसा प्रतीत होता था। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे टैंक होते थे, कुंड होते थे, जो पता चलता था कि कपड़े की रंगाई का पात्र है। यहाँ पे शीशे होते थे, अर्ध बहुमूल्य पत्थर होते थे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे शीशे के बर्तन भी मिले हैं, रोम के ग्लास मिले हैं, है ना, रोमन लैप मिले हैं, रत्न मिले हैं। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ये सब जो चीज़ें मिले हैं ये किसके बारे में बता रहा है? शहरों के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? शहरों के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है कि आखिरकार जो शहर के बारे में हमें पता चलता है वो कहाँ से? तो पुरातत्व से पता चलता है। अब नाविक से भी पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे नाविक कहानी एक दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, एक नाविक के द्वारा जो विवरण दिया गया है उस वहाँ का एक क्या है? भरूच का यूनानी नामक की एक कहानी है। यहाँ पे देखते हैं, वेरीगाजा की संकड़ी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अनस्थानीय मछुआरों ही क्या होते थे? यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। ठीक है, क्या होता था? वेरीगाजा में शराब का, तांबा का, टीन का, शीशा, मूंगा का, है ना, रत्न है, ये पुखराज रत्न है, कपड़े का, सोने और चांदी का और सिक्का का, ठीक है, चांदी के सिक्के का, इस सब का क्या होता था? आयात होता था। और हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, हाथी दांत है, गोमेद है, कर्निलियन है, सूती कपड़ा है, रेशम और इत्र है, ये सब क्या होता था? निर्यात किए जाते थे। ठीक है, राजा के लिए जो व्यापारी जो है विशेष उपहार लाते थे। राजा के लिए जो है व्यापारी क्या करते थे? विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायन किशोर, सुंदर औरत, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। जो उन्होंने माने जो व्यापार होते थे, जो राजा के लिए उपहार लाते थे, उनमें कौन कौन चीज़ें शामिल थी? तो चांदी के बर्तन, गायन किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब, है ना, और उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सब चीज़ें शामिल होती थी। तो ये जो एक कहानी है भरूच, देखिए भरूच जो है एक पोर्ट पतन है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यापार और व्यापारी का। किसका बात करते हैं? व्यापार और व्यापारी का। ठीक है, तो व्यापार और व्यापारी यहाँ पे दो तरीके से काम करते थे, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन में। ठीक है, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़े कि उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, है ना। जो उत्तरी महाद्वीप में, उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में जो बर्तनें सुंदर और पतली सुंदर बनाई जाती थी, वो उत्तरी काले पॉलिश बर्तन वाले के बारे में पढ़ाया, जैसा कि आपने यहाँ देखा है ना। यहाँ देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, ये जो चीज़ें दिखे हैं उत्तरी, ये जो चीज़ें आपको दिख रही, उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर, है ना, चाक निर्मित में चाक पर बनाया जाता था। ये जो बर्तन है किस पर? चाक पर बनाया जाता था। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी जो है ना, बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन की शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, क्या करता था कि कुम्हार इस बर्तन को चाक पर बनाते थे और उसमें भट्ठे में पकाते थे, और पकाने के कारण उसमें बाहर में क्या हो जाता था? काला काला पड़ जाता था और काले रंग से भी उसको लेप किया जाता था और लगता था कि माने बहुत सुंदर दिखने में लगता था। इसलिए उन्हें काले उत्तरी क्या कहा गया? उन्हें क्या कहा गया? काली उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन। ठीक है, ये जो है खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, है ना, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। खासकर क्या मिले हैं? कटोरी,
खासकर कटोरी और थाली जो है ये कहाँ मिले हैं, पूरा स्थलों से मिले हैं, ठीक है, उपमहाद्वीप के। ठीक है, अब ये बात वह सवाल ये उठता है कि जगह पर जो है, इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, है ना, इन जगहों पर जो है बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जैसे जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी जो है इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे, है ना। जैसे कि दक्षिण भारत में सोना मसाला, खास तौर पर जो काली मिर्च है ना, और तथा जो है कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। जहाँ नॉर्थ इंडिया किसके लिए प्रसिद्ध था, पॉलिश वाले बर्तन के लिए, वहीं साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड और स्पाइसेस के लिए, मसाला के लिए प्रसिद्ध था। सोना के लिए, मसाला और काली मिर्च के लिए, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। ठीक है, काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, काली मिर्च का जो है रोमन साम्राज्य में इतना ज़्यादा मांग था कि काले सोने के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। किनको, जो काली मिर्च होता है उनको काले सोने का नाम से इनको बुलाया जाता था। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि व्यापार जो है यहाँ पे व्यापारी करने आया जाया करते थे। ठीक है, व्यापारियों ने इन समुद्री रास्ते खोज निकाले और कुछ जो है किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्री जो है जल्दी पूरी कर लेते थे। ये जो है अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इन उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचाना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि समुद्री तट से जो लगे राज्य होते थे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं समुद्री तट से जो लगे जो राज्य होते थे, समुद्र के किनारे जो राज्य बसा हुआ होता था, ठीक है, उन उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। ठीक है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान थे, है ना, क्या थे, पहाड़ थे, पठार थे, नदी के मैदान थे। नदियों के मैदान के इलाके में क्या होता था कि कावेरी का मैदान, नदियों के मैदान के इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था, सबसे क्या था, उपजाऊ था, यानी कि ये कृषि समृद्ध भूमि था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं ने क्या किया, मैदानी इलाके के जो तटीय इलाके हैं उनके राजा और सरदार ने क्या किया कि धीरे धीरे काफ़ी जो संपत्ति है वो क्या है, इसके जो पास है धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिली है। यह एक तमिल शब्द है, ये जो है मूवेंदार, ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया था, जैसे कि चोल हो गया, चेर हो गया और पांड्याज हो गया। ठीक है, चोल, चेर और पांड्याज, ये जो शासक है, तीनों शासक, ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, है ना। कौन, ये जो है चोल, चेर और पांड्याज जो है, ये जो शासक है करीब 2300 साल पहले क्या हुआ था, दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और इन 3 मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे, अपने क्या थे, 2 सत्ता केंद्र थे, और इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में पड़ता था। ठीक है, इस तरह 6 केंद्र में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। 3 मुखिया है, तीनों का 2-2 केंद्र है ना, 2-2 सत्ता केंद्र है, तो कितना हुआ, 6 केंद्र हुआ ना, टोटल 6 केंद्र टोटल हुआ। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह से 6 केंद्रों में से 2 केंद्र जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक चोलों का पतन पुहार, कहाँ, पुहार, चोल का पतन पुहार, और कावेरी पट्टिनम, पुहार या कावेरी पट्टिनम, ये पतन यानी पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट। दूसरा जो है पांड्यों की राजधानी मदुरई, पांड्यों की राजधानी मदुरई, ये जो 2 है वो बहुत ही क्या था, इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं जो मुखिया लोग, ये जो नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये जो कर लगाते थे वो कर नहीं, क्या मांगते थे, उपहार मांगते थे। ठीक है, उपहार मांगते, ये जो मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाके में शुल्क वसूल कर लाते थे। ठीक है, इनमें से कुछ धन
वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे, है ना। उनके बारे में कवियों ने लिखा है। लगभग 200 वर्ष के बाद जो हुआ, पश्चिम भारत में क्या हुआ, सातवाहन नामक का राजवंश जो है वो प्रभाव में आया। लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में, है ना, वेस्टर्न इंडियन में क्या हुआ, वेस्टर्न इंडिया में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहन का सबसे प्रमुख जो राजा है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। सातवाहन, है ना, सातवाहन राजवंश का जो सबसे प्रमुख राजा था वो कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, है ना, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। इसके बारे में हम उसकी माँ जो है गौतमी, है ना, श्री सतकर्णी जो है, श्री सतकर्णी का माँ गौतमी बल्लश्री, इनके द्वारा जो दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है इनके बारे में। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी कि श्री सतकर्णी जो है ये दक्षिणापथ का क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था श्री सतकर्णी। ठीक है, ये जो दक्षिणापथ है इनका अर्थ होता है, ये जो शाब्दिक अर्थ है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। दक्षिणापथ का क्या मतलब हुआ कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं क्या करी, भेजी, अपनी सेनाओं को उन्होंने भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रेशम मार्ग और कुषाण की, है ना। रेशम मार्ग और कुषाण की, तो कुछ शासक जो थे इनके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण चाहते थे, है ना। कुछ शासक जो हैं इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर जो है यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसलिए वो क्या करते थे कि वो नियंत्रण चाहते थे। इसके बदले ये जो शासक है इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। मतलब उनके राज्य से अगर कोई व्यापारी गुजरता था तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। इसीलिए उन्हीं के बजाय उनको क्या, तोहफे का लाभ मिलता था, है ना, कर का लाभ मिलता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण थे, यानी कि सिल्क रूट, यानी रेशम के जो मार्ग थे, रेशम का जो रूट था उन पर जो नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कुषाण था। ठीक है, ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका जो शासन था, किसका, कुषाण का जो है, लगभग करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया में और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी जो है इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला की जो हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं का, यानी कुषाण के राज्य का ही हिस्सा था। ठीक है, इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। ठीक है, ये छोटा सा एक यहाँ पे लिखी हुई थी, आपको ये समझ में आया, आई होप। ठीक है, आपको अब जो है अगले चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, नए साम्राज्य, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो बनता है, वो सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही ढेर सारा प्यार हमें दीजिए, ताकि मुझे ही भी क्या मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो को बनाने के लिए।